तो वंस अगेन द सेम क्वेश्चन कि नाइट्रोजन जब शब्द आप सुनते हैं तो आपके दिमाग में क्या आता है? व्हाट डू यू थिंक ऑफ? मैम नाइट्रोजन फिक्सेशन। मैम एलिमेंट। ओके, नाइट्रोजन फिक्सेशन। और क्या? मैम एलिमेंट। हाँ, नाइट्रोजन इज एन एलिमेंट। तो और इसका फिक्सेशन अभी हम विल सून कम टू। और कुछ आपके दिमाग में आता है? ये शब्द हम अपनी आम जिंदगी में कहीं और सुनते हैं क्या? सॉइल फर्टिलाइजर। सॉइल फर्टिलाइजेशन, यस। एनी अदर? मतलब कार्बन का नाम ज्यादा सुनाई पड़ता है एज कंपेयर टू नाइट्रोजन, येट नाइट्रोजन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर लाइव्स। तो हम देखते हैं कि कैसे। ठीक है, तो एक ये आपको पता है हाउ मच नाइट्रोजन इन एयर? 78%। ओके, तो निधि ने कहा 78%। तो दैट्स अ लॉट ऑफ नाइट्रोजन। जस्ट इमेजिन ऑक्सीजन जितनी है उसके भी नियरली 4 टाइम्स नाइट्रोजन है। तो मतलब सो मच नाइट्रोजन। लेकिन नाइट्रोजन इतनी सारी होने के बावजूद भी वो कुछ खास करती नहीं है। वो वहां पे इट जस्ट कीप सिटिंग देयर। क्या इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में आपको कुछ पता है? मैम इट इज अ डायटोमिक मॉलिक्यूल। हाँ, इट्स अ डायटोमिक मॉलिक्यूल। वो N2 की तरह रहती है। और कुछ? Ma'am, there are 78% nitrogen in atmosphere. हाँ, 78% नाइट्रोजन है एटमॉस्फेयर में, विच मीन्स अ लॉट ऑफ नाइट्रोजन इज देयर इन एयर। इसके मुकाबले आप कार्बन डाइऑक्साइड सोचे तो कार्बन डाइऑक्साइड तो 1% भी नहीं, नॉट इवन 1%। इट्स लाइक 0.03%। 0.3। सॉरी 0.3। हाँ हाँ, 0.03। मतलब देखने में वो बहुत छोटी लगती है, लेकिन वो 0.03 की 0.04 होती जा रही है। उसी ने कहर ढा रखा है पूरे संसार पे। तो आई मीन दीज परसेंटेजेस आर सो इम्पोर्टेंट एक्चुअली इन क्रिएटिंग द वर्ल्ड्स बैलेंस। तो पर नाइट्रोजन इतनी सारी है, लेकिन इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में और कुछ पता है? मैम इट इज कलरलेस। मैम लेस रिएक्टिव। मैम odorless also। Ma'am, it is colorless and odorless. कलरलेस, ओडरलेस, वेरी लेस रिएक्टिव। नाइट्रोजन इजीली किसी चीज से कंबाइन नहीं करना चाहती, ऑलमोस्ट इनर्ट है, मतलब कुछ करती नहीं है। तो ये अगर आपने सुना हो कि ये चिप्स के पैकेट्स में नाइट्रोजन भरी जाती है, कैन यू से व्हाई? मैम क्योंकि ये लेस रिएक्टिव है तो वो रिएक्ट ना करे और फिर फूड को प्रोटेक्ट कर सके लंबे टाइम। राइट। तो क्योंकि रिएक्ट नहीं करती तो फूड के किसी आइटम, मतलब फूड को खराब नहीं होने देगी, खराब करेगी नहीं। अगर चिप्स को नॉर्मल एयर में रखा जाता है, चिप्स या किसी भी नमकीन को नॉर्मल एयर में रखा जाता है तो वो ऑक्सीडाइज होने लगता है। ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन अटैक कर देती है। और खास करके तेल जो है, रिफाइंड ऑयल्स वगैरह, उनका उनका वो थोड़े रैंसिड होने लगते हैं, मतलब उनका स्वाद खराब, स्मेल खराब होने लगती है। और इसीलिए हम कहते हैं ना चीजें बासी हो गई, बेसिकली उनके अंदर का तेल खराब होने लगता है। तो इसलिए नाइट्रोजन डाली जाती है कि क्योंकि नाइट्रोजन इतनी इनर्ट है, इतनी स्टेबल है, वो किसी चीज के साथ रिएक्ट ही नहीं करती, तो वो चिप्स को कुछ बिल्कुल खराब नहीं होने देगी, इसलिए पैकेट्स में भरी जाती है। और ये उसका जैसे अभी किसी ने कहा था कि डायटोमिक गैस है कि दो एटम्स आपस में जुड़े होते हैं, N2, और बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन्स शेयर्ड हैं। तो ट्रिपल बॉन्ड की वजह से वो इतनी स्टेबल है। आपस में ही 3 बॉन्ड है, तो औरों के साथ उसको, मतलब ये 3 बॉन्ड पहले टूटने पड़ेंगे, फिर जाके दूसरों से कॉम्बिनेशन होगा, तो वो वैसा होता ही नहीं, बहुत स्टेबल रहती है। और which makes it very very unreactive। तो इसके कई सारे प्रभाव हैं
तो एक मायने में नाइट्रोजन इतनी अनरिएक्टिव है, उसका बहुत फायदा भी है। इसका एक फायदा हमारे एटमॉस्फेयर के लिए या हम सब के लिए है। आप सोच सकते हैं क्या फायदा है नाइट्रोजन के अनरिएक्टिव होने का? क्या फायदा हो सकता है? चुपचाप बैठी रहती है, कुछ करती नहीं, इसका भी कोई फायदा है? Ma'am, it is filled inside the food packets and जो लेज वगैरह आते हैं। हाँ, वो तो अभी हमने बात करी कि वो तो हम भरते हैं, पर मैं तो ये कह रही हूँ कि ये इनएक्टिव हमारे एटमॉस्फेयर में है, उसका भी एक फायदा है। हमारे एटमॉस्फेयर में कई सी गैसेस हैं, तो उनमें नाइट्रोजन इतनी ज्यादा है और इतनी इनएक्टिव है, उसका एक एनवायरनमेंट के लिए बेनिफिट है। क्या बेनिफिट हो सकता है? मैम, क्योंकि नाइट्रोजन सबसे ज्यादा अमाउंट में पाई जाती है, तो अगर ये रिएक्टिव होती तो शायद बहुत सारी चीज, जैसे कार्बन से हमें बहुत सारी हार्म होती है, तो हो सकता है नाइट्रोजन से भी होती। राइट। तो जैसे अनुष्का ने कहा कि अगर नाइट्रोजन रिएक्टिव होती तो शायद हमें दुनिया में बहुत सारी चीजें नाइट्रोजन से बनी हुई मिलती। जैसे इस समय बहुत सारी चीजें ऑक्सीजन से बनी हुई मिलती हैं। ऑक्सीजन बहुत रिएक्टिव है। और एक्चुअली अगर ऑक्सीजन अभी 20% के आसपास है, अगर 20% से जरा भी ज्यादा होती तो साइंटिस्ट बोलते हैं हमारे दुनिया को जला डालते। इट इज सो रिएक्टिव। वो वैसे ही हर चीज को अटैक करती रहती है। अटैक करने का मतलब कि कंबाइन करती है, तो लोहे का वो रस्ट बना देती है। बहुत सारे, जैसे मैंने कहा कि ऑयल को खराब कर देगी, ऑक्सीडाइज कर देगी, बहुत सारी चीजों को ऑक्सीडाइज कर देती है, मेटल्स को, नॉन मेटल्स को। मतलब ऑक्सीजन के कॉम्बिनेशन ढेरों हैं। वो 20% है और उससे 4 टाइम्स ज्यादा एक अनरिएक्टिव गैस है, इसलिए हमारी दुनिया स्टेबल है। अगर ऑक्सीजन ज्यादा बढ़ जाए दुनिया में तो परेशान कर देगी। तो इन अ वे इट इज गुड फॉर अस कि नाइट्रोजन बहुत सारी है और वो कुछ नहीं करती, तो मतलब रिएक्टिव नहीं है। तो लेकिन नाइट्रोजन एक हमारी बॉडीज का एक बहुत एसेंशियल पार्ट है। एक बॉडी कॉन्स्टिट्यूएंट का बहुत एसेंशियल पार्ट है। किसका? प्रोटीन। प्रोटीन्स। हाँ, अभी अभी हमने देखा था कि प्रोटीन्स बिना नाइट्रोजन के बन ही नहीं सकते। मतलब उनका एमिनो एसिड्स का एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है नाइट्रोजन। इसलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्लांट्स एंड एनिमल्स टू टेक इन नाइट्रोजन। किसी भी तरह नाइट्रोजन उन्हें लेनी होती है और उसे लेना आसान नहीं होता। वो इतनी अनरिएक्टिव है, उसको लेना ही आसान नहीं होता, लेकिन उन्हें चाहिए। तो जैसे हमने पिछली बार दिखाया था कि प्रोटीन्स जो है एमिनो एसिड्स की माला जैसे हैं, कि स्ट्रिंग जैसे हैं, फोल्डेड स्ट्रिंग्स। और प्रोटीन जो है एमिनो एसिड्स से बने हैं। यहाँ पे 2 एमिनो एसिड दिखाए हैं और दोनों में ही ये आप देख रहे हैं कि CO और H के अलावा NH2 है दोनों में। हर एमिनो एसिड्स में ये NH2 होगा, जिसको अमाइन ग्रुप कहा जाता है, इसीलिए एमिनो एसिड नाम है, अमाइन ग्रुप। तो ये NH2 ग्रुप होना ही होना पड़ेगा। तो ये जो अमाइन ग्रुप, और इसके लिए N का आना जरूरी है कहीं से, तो हमें या प्लांट्स को किसी तरह से N लेनी पड़ेगी। और हमने फोटोसिंथेसिस वाले सेशन में भी बात करी थी कि N ये फिर कहाँ से आता है? प्लांट्स के पास N कहाँ से आता है? मैम, बैक्टीरिया के थ्रू, जो रूट्स पे होता है। राइट। तो प्लांट्स के पास राइबोसोम। नाइट्रोजन आने के कुछ एक सोर्सेज हैं विच वील टॉक अबाउट। सो जिसमें बैक्टीरिया एक है। तो एक और ये भी एक एडिशनल जानकारी है कि नाइट्रोजन जो हमारा DNA एंड RNA, हमारे बेसिक बिल्डिंग मॉलिक्यूल्स है, हमारी बॉडी का प्लान जहाँ लिखा हुआ है, हमारी या सारी लिविंग बींग्स की बॉडी का प्लान जो DNA और RNA में है, वो भी DNA RNA में नाइट्रोजन भी होता है। तो DNA RNA तक नहीं बन सकते नाइट्रोजन के बिना। तो नाइट्रोजन इज वेरी एसेंशियल। तो हमारी सारी जीन्स जो हैं वो DNA और RNA में बसती हैं। ओके। तो सारे लिविंग बींग्स में नाइट्रोजन होती है। और अगर
आप जैसे घास को जलाएंगे अगर, तो जब मतलब या फॉरेस्ट फायर्स लगती हैं तो आपको दिख रहा है कि यहाँ पे जलती हुई घास में आपको यहाँ पे ब्राउन कलर नजर आ रहा है। अगर आप ध्यान से देखें तो सारा धुआं जो है वो ब्लैक व्हाइट तो है ही, पर यहाँ पे ब्राउन कलर भी नजर आ रहा है, विच इज एक्चुअली नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस, NO2। तो इन पौधों के अंदर या घास में जो नाइट्रोजन है वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके NO2 गैस बनाती है, विच इज ब्राउन इन कलर। So that's why you are seeing the evidence of that nitrogen here. अगर आप लैब में भी जलाएं तो ये कलर थोड़ा सा नजर आता है, जैसे मैंने भी कोशिश करी थी घास जलाने की, तो थोड़ा सा ब्राउन कलर नजर आता है, पर वो स्क्रीन पे नजर नहीं आएगा, इसलिए आई एम नॉट शोइंग यू। तो वी कैन सी कि घासों में या सारे प्लांट्स में नाइट्रोजन है। तो बेसिकली जब भी हमारे बॉडीज में प्रोटीन्स यूटिलाइज होते हैं और उसके बाद उनको ब्रेक डाउन किया जाता है और वेस्ट निकाले जाते हैं, तो सम ऑफ दैट नाइट्रोजन इज गिवन आउट एज वेस्ट। तो हमारे जो बॉडी वेस्ट होते हैं उसमें नाइट्रोजनस वेस्ट शामिल हैं, विच मीन्स वेस्ट विच कंटेन नाइट्रोजन। एंड द मेजर टाइप, सो ये जो एनिमल यहाँ पे वो भी दिखाए हुए हैं, एनिमल यूरिन एंड डंग, उनमें दोनों में नाइट्रोजन होता है। तो और इसी तरह प्लांट वेस्ट में डेड लीव्स या कोई सा भी डेड मैटर जो भी होगा उसमें भी नाइट्रोजन होगा। तो एनिमल बॉडीज से जो नाइट्रोजनस वेस्ट निकलते हैं उसमें ये 3 कंपोनेंट्स होते हैं, ये तीनों नाइट्रोजनस हैं, यूरिया, अमोनिया एंड यूरिक एसिड। अगर आप अपनी यूरिन रिपोर्ट देखें तो उसमें यूरिया और यूरिक एसिड का कॉम्पोजिशन लिखा होता है, अमोनिया कॉम्पोजिशन भी लिखा होता है। ये तीनों कॉम्पोजिशन जो डिटेल्ड यूरिन रिपोर्ट आती है या ब्लड रिपोर्ट में भी ये सारा रिपोर्ट किया जाता है कि ये कितना है। तो इनके अगर आप स्ट्रक्चर्स देखना चाहें, मतलब यू डोंट नीड टू रिमेंबर देम, बट यूरिया लुक्स लाइक दिस। सो यू कैन सी इट हैज दिस एमाइन ग्रुप 2 जगह पर। अमोनिया इटसेल्फ इज NH3, सो NH2 ग्रुप है प्लस एक और H से अमोनिया गैस बनती है, और अमोनिया गैस की वो गंदी सी स्मेल होती है जो सारी यूरिन से आती है, मतलब इसीलिए यूरिनल्स स्मेल सो बैड, दैट स्मेल इज अमोनिया गैस की स्मेल, बट इट्स अ वेरी यूजफुल गैस अदरवाइज। तो ये अमोनिया गैस ऐसी दिखती है। एंड दिस इज यूरिक एसिड, more complicated, but you can see NH, 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 NH here. So ये सब नाइट्रोजनस वेस्ट हैं बिकॉज इनमें सब में N है। तो एक इंपॉर्टेंट बात जो रियलाइज करने वाली ये है कि क्योंकि नाइट्रोजन इजिली रिएक्ट नहीं करती किसी चीज से, तो जो एटमॉस्फेयर में फ्री नाइट्रोजन है, एयर में जो फ्री नाइट्रोजन है, वो प्लांट्स और एनिमल्स को डायरेक्टली नहीं मिल पाती, वो ले नहीं सकते। हम जब भी सांस लेते हैं खूब सारी नाइट्रोजन अंदर जाती है, फिर वैसी की वैसी बाहर निकल जाती है, वो हमारे ब्लड में डिसॉल्व तक नहीं करती और हमारा ब्लड उसको अब्सॉर्ब भी नहीं कर पाता। वो ऐसे तो हम ले ही नहीं सकते, हमें चाहिए लेकिन हम ले नहीं सकते। सेम विथ प्लांट्स भी तो अपने स्टोमेटा के जरिए एयर लेते हैं, छोड़ते भी हैं, बट नो नाइट्रोजन गेट्स इनटू देयर सेल्स, वो आती है और निकल जाती है। तो डायरेक्टली नहीं ली जा सकती, उसको लेने के दूसरे तरीके निकालने पड़ते हैं। सो बेसिकली उनको नाइट्रोजन जो है कभी अपने इन दूसरे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाएगी, जब नाइट्रेट्स में या अमोनियम में, इस फॉर्म में नाइट्रेट्स और अमोनियम के फॉर्म में उनको प्लांट्स ले सकते हैं। प्लांट्स को लेने के लिए ये दोनों फॉर्म्स चाहिए। सो ये दोनों फॉर्म्स यहाँ हमने दिखा रखे हैं। सो वन इज NH4 प्लस, सो दिस इज अमोनियम आयन, नॉट अमोनिया गैस। अमोनिया गैस होती है NH3, लेकिन वो जब उसका अमोनियम आयन बन जाता है तब ये NH4 प्लस है, पॉजिटिव आयन, और ये नाइट्रेट आयन है NO3 माइनस आयन। दिस हैज 1 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, दिस हैज 1 लेस इलेक्ट्रॉन, इसीलिए पॉजिटिव चार्ज, दिस इज नेगेटिव चार्ज। व्हाई आर वी टॉकिंग ऑफ आयंस? बिकॉज प्लांट्स या फॉर दैट मैटर आवर ओन बॉडीज कैन टेक substances mostly in solution.
जब वो पानी में घुले होते हैं तभी ले सकते हैं। तो पानी में घुल के बहुत सारी चीजें आयंस बना लेती हैं। आप में से जो लोग केमिस्ट्री पढ़े हैं या थोड़ा केमिस्ट्री समझते हैं, दे विल नो कि जो भी बहुत सारे सॉल्ट्स पानी में घुल के दो सेपरेट आयंस बना लेते हैं। जैसे अगर आप NaCl को पानी में घोलें तो Na आयंस अलग हो जाते हैं पॉजिटिव, और Cl आयंस माइनस नेगेटिव अलग से हो जाते हैं। That's true for lot many salts। जब वो पानी में घुलते हैं तो वो आयंस बना लेते हैं, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज अलग अलग हो जाते हैं। That's what happens for these also, and plants इनको घुले हुए रूप में ले सकते हैं। That's why we are not talking about full salts, but we are talking about ions। तो यहाँ पे हमने मतलब जस्ट वो दिखाने की कोशिश करी कि मान लीजिए ये सॉल्ट्स हैं, 2-3 सॉल्ट्स ये वाले हैं। मान लीजिए अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, अमोनियम आयोडाइड NH4I, ये सारे सॉल्ट्स हैं। तो इसमें इसका जो ये वाला पार्ट है NH4 वाला पार्ट है, NH4+, ये वाला आयन जो है वो दैट विल बी यूजफुल फॉर प्लांट्स। सिमिलरली अगर ये वाले सॉल्ट्स हैं NaNO3, सोडियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट या नाइट्रिक एसिड, इसका जो ये NO3- वाला पार्ट है जो ग्रीन कलर में दिखाया गया, दैट विल बी यूजफुल फॉर प्लांट्स। प्लांट्स उसको एब्जॉर्ब कर पाएंगे। तो ये सब जब सॉल्यूशन में या पानी में घुले होंगे तो यहाँ पे हम यही दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि अमोनिया गैस को डायरेक्टली प्लांट्स नहीं ले पाएंगे, लेकिन अमोनिया गैस पानी में के साथ घुल के ये बना लेती है, NH4OH बना लेती है। तो तब उसका जो अमोनियम आयन वाला पार्ट है वो प्लांट्स एब्जॉर्ब कर सकते हैं। और यहाँ हमने दिखाया है कि कैसे अमोनिया गैस, उसमें एक H+ और ऐड हो जाता है तो वो NH4+ बन जाती है, उस पर एक प्लस चार्ज हो जाता है। This is the ammonium ion, the difference between ammonia and ammonium ion. Similarly, nitrogen dioxide gas, that brown gas, when it dissolves in water, तो plants उस brown gas को directly नहीं ले सकते। वो कई बार चिमनीज वगैरह से निकलती है, मतलब चिमनी से या इवन कार्स के एग्जॉस्ट से निकलती है, लेकिन उसको डायरेक्टली प्लांट्स नहीं ले सकते। पर वो पानी में घुल के ये बना लेती है HNO3+ NO। सो उसमें से जो नाइट्रेट पार्ट है, NO3- वाला पार्ट है, वो प्लांट्स ले सकते हैं। तो जब घुले हुए ये आयंस होते हैं उनको प्लांट्स ले सकते हैं। तो अभी तक जो कुछ मैंने बोला वो आपको समझ में आया या उस पर कोई क्वेश्चन है? I'm kind of going fast. No doubt, ma'am. Anybody else other than Nidhi? No, ma'am, it is clear. Okay, friends, more of you will need to say yes for me to get convinced कि आपको समझ में आ रहा है। 2 लोगों के कहने से क्या होगा? आपकी क्लास में तो like there are overall around 43 people। आपके टीचर्स को निकाल दें तो 40 या 41 स्टूडेंट्स हैं, तो खाली 2 लोग यस बोल रहे हैं। मतलब मैं आगे बढ़ूं, ये बात आप में से ज्यादा लोग तो बोल सकते हैं, और नहीं आगे बढ़ना है तो आपको कुछ नहीं समझ में आया होगा तो मेरे से पूछ सकते हैं। Yes, ma'am. Okay, Yes, ma'am, you can go further. Okay, friends. So at least few more yeses. तो अब हम यहाँ पे मतलब like I will show you the full nitrogen cycle later, but here I am trying to show you कि जो atmospheric free nitrogen है N2, इसको इन दोनों soluble forms में change करने वाले लोग कौन होते हैं? मतलब ये जो नाइट्रेट और अमोनियम हमने बोला, ये आयंस जो हैं, इनको इनमें N2 गैस को कौन चेंज करता है? या तो लाइटनिंग करती है, बिजली जो कड़कती है वो, या इंडस्ट्रीज, तो हम लोग जो फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज लगाते हैं वो बनाते हैं,
वो इसमें कन्वर्ट करते हैं, या फिर बैक्टीरिया जो सॉइल में रहते हैं, दे कैन चेंज इनटू दीज सॉल्युबल फॉर्म्स। और ये सॉल्युबल फॉर्म्स नॉर्मली सॉइल में प्रेजेंट रहेंगे। सॉइल के मतलब इन तीनों सोर्सेस से जो भी आते हैं वो सॉइल में, इंडस्ट्री भी, ह्यूमंस भी जो फर्टिलाइजर डालते हैं तो सॉइल में ही डालते हैं, तो सॉइल में ये फॉर्म में रहते हैं और जिससे प्लांट्स लेते हैं, और सॉइल से वापस भी एयर में पहुंचाने का काम भी एक दूसरी तरह के बैक्टीरिया करते हैं। सम अदर बैक्टीरिया टेक देम बैक फ्रॉम द सॉइल टू एटमॉस्फेयर। सो नाइट्रोजन साइकिल का एक सिंपलर रूप ये है। और ये जो फ्री नाइट्रोजन जो N2 होती है एटमॉस्फेयर में, उसको यूजफुल फॉर्म में कन्वर्ट करने को नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं, विच मीन्स उसको या तो नाइट्रेट में कन्वर्ट किया जाए या अमोनियम आयंस में कन्वर्ट किया जाए, तो दैट विल बी नाइट्रोजन फिक्सेशन। और नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम अब हम देखते हैं कौन कौन करता है। सो देयर आर, नेचर हैज सम नाइट्रोजन फिक्सर्स। वन ऑफ देम इज लेग्यूम्स, दालें या जो भी ये ऐसे सीड्स होते हैं जिनमें मतलब सीड के दो पार्ट्स होते हैं ना, मतलब अंदर से तोड़ें तो दो हिस्से निकलते हैं, तो दीज आर कॉल्ड लेग्यूमिनस प्लांट्स। इन प्लांट्स के पास इनके रूट्स के अंदर कोई बैक्टीरिया रहते हैं विच वी कॉल एज राइजोबियम बैक्टीरिया। सो ये इनकी रूट्स हैं। इनकी रूट्स के अंदर ये जो नोड्यूल्स बने हुए हैं, गांठें जैसी बनी होती हैं, इसके अंदर राइजोबियम बैक्टीरिया रहते हैं, एंड दीज बैक्टीरिया हैव द कैपेसिटी टू कन्वर्ट नाइट्रोजन टू ammonium ions. So these are one nitrogen fixers in nature. तो इसीलिए मतलब किसानों से भी ये बात कही जाती है, या लोग जानते भी हैं कि अगर किसान जानते भी हैं कि अगर वो पल्सेस या लेग्यूम्स लगाएंगे अपने खेत में तो खेत की मिट्टी में नाइट्रोजन बढ़ जाए, वो ज्यादा फर्टाइल हो जाती है, बिकॉज उसमें अमोनियम आयंस ज्यादा आ जाते हैं। So that's one good way to make soil healthy. Okay, so this is a photo of rhizobium bacteria taken from an electron microscope. So इतने बड़े बड़े दिख रहे हैं, they have a very nice pink color. तो ये भी मुझे किसी ने बताया कि इससे पिंक कलर का पिगमेंट, पिंक कलर भी बनाया जाता है इन बैक्टीरिया से। So then another natural nitrogen fixer is lightning. Lightning, because suddenly it produces a lot of heat and a lot of disturbance in air. तो इतनी ज्यादा heat और electric charge के अंदर, then some of the atmospheric nitrogen combines with oxygen and produce nitrate ions. तो जब भी बिजली कड़कती है और तो रेन वाटर के साथ some of this nitrate ions come and dissolve and come to the soil. तो soil gets enriched this way. हालांकि इसका contribution बहुत ज्यादा नहीं है, about 10% soil nitrate would come through this source, लेकिन फिर भी it's one important factor. These are very very important, the decomposers, जो सारी चीजों को सड़ाते गलाते हैं, जिसमें यहाँ पे हम मशरूम्स देख रहे हैं, तो मशरूम्स या बहुत सारे इनविजिबल बैक्टीरिया जो मतलब ये सारी लकड़ी को सड़ाएंगे, लकड़ी, पत्तों को, या मलमूत्र को, या डेड बॉडीज को, उस सबको सड़ा के गला के उसको मतलब डिकम्पोज करते हैं। ये सब के सब ये काम करते हैं, ये मतलब वेस्ट को और डेड बॉडीज को सबको अमोनियम में कन्वर्ट करते हैं। सो दे आर वन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ नाइट्रोजन। मतलब जो नाइट्रोजन जहाँ पे भी इसमें एनिमल या प्लांट बॉडीज में होती है, उसको सॉइल में अमोनियम के रूप में पहुंचाने का काम इन सब का होता है। सो they are eating their food, all this, the wastes are their food, dead bodies are their food, they are eating their food, लेकिन उस फूड, अपना फूड खाने के लिए वो जो ब्रेक डाउन करते हैं उन सब चीजों को, उसकी वजह से the soil gets enriched in ammonia. इसीलिए इन डिकम्पोजर्स की वजह से
मेन्योर बनती है, जो नेचुरल खाद है वो बनती है, which has a lot of useful nitrogen. इसीलिए हम वेस्ट से मेन्योर बनाते हैं, बट नेचर में वो अपने आप बनती रहती है. तो दिस इज अ नेचुरल प्रोसेस. अच्छा, अब एनिमल्स को नाइट्रोजन कहाँ से मिलती होगी? हम तो सॉइल से नहीं ले सकते, प्लांट से. एग्जैक्टली. हम प्लांट्स को खाते हैं, तो प्लांट बॉडीज में प्लांट प्रोटीन्स जो होते हैं, तो यहाँ पे तो सारे प्लांट प्रोटीन्स प्लांट प्रोटीन्स नहीं है, पर जो भी दालों में, बीन्स में, नट्स में वगैरह वगैरह जो भी प्लांट प्रोटीन्स हैं, उन सबके जरिए. पर खैर हम लोग तो एनिमल्स को भी खाते हैं, तो एनिमल्स की बॉडी में भी जो प्रोटीन्स हैं, उन सब के जरिए हमें नाइट्रोजन मिलता है. तो eating plants or animal proteins, so we take protein directly from these sources through our food, and that gives us our nitrogen. इसलिए ये बोला जाता है ना कि अगर हमारे फूड में प्रोटीन बिल्कुल नहीं है, अगर हम खाली कार्बोहाइड्रेट्स खा रहे हैं, so we are harming ourselves. खाली कार्बोहाइड्रेट से हम हेल्दी नहीं हो सकते. अगर हम खाली चावल खाएंगे, दाल नहीं खाएंगे, इसीलिए इंडिया में जो मतलब गरीब परिवार हैं, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट सबसे ज्यादा सस्ता होता है, वो सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट खाते हैं. मतलब जैसे खाली रोटी खाएंगे, मतलब रोटी को नमक के साथ खा लेंगे या किसी भी ऐसे नमक मिर्च के साथ खा लेंगे, लेकिन उनको मतलब दाल नहीं मिलती तो प्रोटीन नहीं मिलता है, which is very harmful for their bodies. They will, इसीलिए वो लोग हेल्दी नहीं रह पाते. दालें आर कॉस्टली इन आवर कंट्री, प्रोटीन्स आर कॉस्टली. सो हमारे यहाँ गरीब परिवार, गरीब बच्चे, क्योंकि आप सब टीचर्स होने वाले हैं, इसलिए दिस इज समथिंग वी मस्ट नो. दे आर ह्यूजली डिप्राइव्ड ऑफ प्रोटीन, पुअर पीपल. Okay, so so here once again just showing conversion within the soil which is happening. तो plants ने पहले प्लांट्स को एनिमल्स ने खाया, इन दोनों के बॉडीज में जो प्रोटीन्स हैं वो इनकी डेड बॉडीज में और इनके वेस्ट में निकले. तो मतलब नाइट्रोजनस वेस्ट के जरिए नाइट्रोजन निकली और डेड बॉडीज में प्रोटीन्स निकले. इन सबको डिकम्पोजर्स ने, मतलब बैक्टीरिया और फंजाई ने ब्रेक डाउन किया. ब्रेक डाउन करके अमोनियम बनाया, और अमोनियम को फिर एक दूसरे बैक्टीरिया, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया ने नाइट्रेट में बदला. एंड देन प्लांट्स कैन, और ये सॉइल में अमोनियम भी और नाइट्रेट भी है, जिसको प्लांट्स ने फिर सॉइल से एब्जॉर्ब कर लिया अपनी बॉडी के अंदर और अपने बॉडी के प्रोटीन बना लिए. सो दिस इज हाउ सॉइल टू लिविंग बीइंग्स ये साइकिल चल रहा है. अब with that we'll come to these and of course जो humans भी, हम भी fertilizers manufacture करते हैं हमारे agriculture को enrich करने के लिए. So we actually make ammonium nitrate also, which has ammonium as well as nitrate. So it has nitrogen on both sides, positive ions also, negative ions also. Then we also make urea, and both of these are used as fertilizers put in farms, fields. Okay, here's an interesting fact. ये आपने सुना भी होगा कि बहुत सारी सॉइल्स जो नाइट्रोजन पुअर होती है, पर्टिकुलरली जो वाटर लॉग्ड एरियाज होते हैं, जहाँ पानी भरा होता है, जहाँ कीचड़ या दलदल होती है, वहां पे क्योंकि सॉइल में बैक्टीरिया नहीं रह पाते, ये नाइट्रोजन फिक्सर्स नहीं रह पाते, तो वहां सॉइल में नाइट्रोजन नहीं पहुंच पाती. तो प्लांट्स आर ह्यूजली डिप्राइव्ड ऑफ नाइट्रोजन and they have to live. So some plants adapt by eating insects. These are special insectivorous plants. तो वो insects को खा के उससे अपनी जरूरत की नाइट्रोजन लेते हैं. So any questions so far?
So shall I proceed? More of you will need to say yes before I proceed. Yes, ma'am. Anybody else? Okay. मैम फिशेस को नाइट्रोजन मीन्स कहाँ से मिलता है? किसको? फिशेस को मीन्स जो वाटर में जो भी है, वाटर में जो भी है, फिश, ऑक्टोपस. फिश को भी तो फिश भी मतलब ये प्लांट्स खाती है, मतलब बेसिकली प्लांट्स तो पहला स्टेप है लिविंग, पूरे लिविंग वर्ल्ड के लिए, जिसको सबसे पहले खाया जाता है. कोई ना कोई प्लांट्स को खाता होगा. तो फिश में भी छोटी फिश या छोटे वाटर एनिमल्स, जैसे आपको अभी मैंने वहाँ फाइटोप्लैंक्टन, जू प्लैंक्टन दिखाए थे ना, माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स एंड प्लांट्स. तो माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स को पहले माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स खा लेंगे और फिर उन माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स को फिश खा लेंगी. तो मतलब लेकिन वो जो माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स हैं, सबसे पहले तो वो मतलब अपनी बॉडीज के लिए कहीं से नाइट्रोजन लेंगे. मतलब वो ग्लूकोज तो बनाएंगे फोटोसिंथेसिस से, पर नाइट्रोजन वो जो है पानी में डिसॉल्व्ड सब्सटेंसेस से लेते होंगे. सो दैट मीन्स even water bodies, all water bodies must be having some nitrogen as nitrates या ammonia. Yes, So ma'am, they will be having, उनको plants लेके उनसे अपना प्रोटीन बनाते होंगे. तो plants are the primary producers of food. सबसे पहले plants ही food बनाते हैं, उनकी bodies को ही खाकर फिर दूसरे living world को food मिलता है. तो मैम वो जो प्लांट्स है पानी के अंदर, उनके पास भी वो वाला बैक्टीरिया होता है जो राइजोसोम्स जो बैक्टीरिया? See, I'm not very clear about what bacteria live inside water bodies, particularly. So I'm asking my colleagues अगर पता है तो we can find out of course कि पानी में कौन से बैक्टीरिया होते हैं. बट देखो, ये जो एक काम है नाइट्रोजन फिक्सेशन का, ये काम एक्टिवली पूरे नेचुरल वर्ल्ड में बैक्टीरिया करते हैं. मतलब वो राइजोबियम बैक्टीरिया नहीं भी हो तो भी दूसरी तरह के देर आर अदर बैक्टीरिया, मतलब ऐसे ही जो खाली रूट नोड्यूल्स में नहीं, वैसे फ्री लिविंग बैक्टीरिया भी होते हैं जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं. and then there are like nitrifying bacteria. I'm just coming to that. So there are actually many varieties of bacteria. मतलब बैक्टीरिया कोई एक टाइप के नहीं होते, पूरे दुनिया में millions of types of bacteria हैं. So उसमें से there are some which are active nitrogen fixers. So without bacteria the world cannot function actually. बैक्टीरिया दोनों काम करते हैं, मतलब एक तरफ डिकम्पोजिशन का काम भी करते हैं बहुत सारा, और दूसरी तरफ ये नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम भी बहुत सारा करते हैं. तो and there are of course separate bacteria living on land, in soil, and separate bacteria living in water, but ये सारा काम बैक्टीरिया का ही होता है. तो they must, I'm sure they must be giving plants the necessary fixed nitrogen, nitrogen converted into soluble forms, right? Thank you, ma'am. Any other question? मैम पानी के अंदर ज्यादा एनिमल्स है या फिर प्लांट? मतलब ये तो टॉपिक से हट के, पर देखो प्लांट्स के बिना तो दुनिया ही नहीं चल सकती. तो एनिमल्स ज्यादा तो कभी हो ही नहीं सकते. अगर हो जाए तो द वर्ल्ड विल गेट इनटू अ प्रॉब्लम, बिकॉज प्लांट्स आर नॉट ओनली प्रोवाइडर ऑफ फूड, बेसिक फूड, द मोस्ट फंडामेंटल ग्लूकोज बिल्डिंग फैक्ट्री वर्ल्ड में प्लांट्स ही हैं, चाहे पानी में चाहे लैंड पर. तो वो माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स हो सकते हैं, या मतलब जैसे वो है आपका काई या एल्गे है, तो वो हैं, या फिर जिसको साइनोबैक्टीरिया कहा जाता है, ब्लू ग्रीन बैक्टीरिया. सो दे आर आल्सो द वंस हु जो फोटोसिंथेसिस करते हैं. तो नॉट ओनली दे आर फूड फैक्ट्रीज, दे आर आल्सो ऑक्सीजन फैक्ट्रीज. तो सारा एनिमल वर्ल्ड ऑक्सीजन पे जीता है और फूड पे जीता है, दोनों चीजें प्लांट से आती हैं. तो प्लांट्स को तो ज्यादा होना जरूरी ही है, उसके बिना animals start dying. In fact, I have an example. अगर मैं वहां तक पहुंचती हूँ today and end of today's session, the animals start dying if there are not enough plants.
Yes, ma'am. तो plants microscopic या macroscopic कैसे भी, they are more in number, they should be more in number for healthy ecosystems always. Okay. कभी मौका मिला तो हम आपके लिए इकोसिस्टम्स टॉपिक भी लेंगे, because it talks about the relation of the living world with the non-living world and how organisms live in collaboration with everything, with each other and with everything else. So it's important to understand ecosystems if we want to understand interdependencies, right? Yes, ma'am. So abhi I'll get back. Fixated in water by a lot of bacteria and viruses. Okay, so Assis has just told me, Assis and Manisha have just looked up on the net and they're saying कि water में भी ऐसे बहुत से bacteria हैं which are nitrogen fixers. So they fix nitrogen for water the way there are soil bacteria, right? Okay, so I'm just explaining these two words to you. Nitrification is a word used for general addition of oxygen. So अगर अमोनियम से नाइट्राइट बना, मतलब नाइट्राइट में 2 ऑक्सीजन है और फिर नाइट्रेट बना जिसमें 3 ऑक्सीजन है, तो यहाँ से हाइड्रोजन निकाल के ऑक्सीजन ऐड किया गया, फिर उसमें और ऑक्सीजन ऐड किया गया. तो जब भी ऑक्सीजन एडिशन हो रहा है इसको हम नाइट्रिफिकेशन कह रहे हैं. अमोनियम टू नाइट्राइट टू नाइट्रेट. इसी का उल्टा डीनाइट्रिफिकेशन इज जब ऑक्सीजन को निकाला जाता है, नाइट्रेट टू नाइट्राइट टू नाइट्रोजन. दिस इज डीनाइट्रिफिकेशन. सो देयर ये दोनों वर्ड्स इसलिए यूज किए जाते हैं क्योंकि देयर आर सम बैक्टीरिया व्हिच डू नाइट्रिफिकेशन एंड देन देयर आर सम बैक्टीरिया व्हिच डू डीनाइट्रिफिकेशन, राइट? So with that background, we are now ready to come to our nitrogen cycle, जो मैं आपको टैब पे दिखाऊंगी. So I will spotlight tab again. So जैसे हम पहले बना रहे थे वैसा ही अब हम नाइट्रोजन साइकिल बनाएंगे. And as usual, we will begin with nitrogen in air. You have to keep telling me if you don't hear me properly, let me know. Ma'am, we are able to hear you. Okay. So सबसे पहले we will begin with nitrogen in air. और इस बार हम जानबूझ के नाइट्रोजन को ऐसे दिखा रहे हैं. We are taking 2 sponge pieces जिसमें हमने बीच में एक स्टिक लगा रखी है because it is N2, so we are deliberately taking it as N2 layer using these blocks because इससे हमें चीजें दिखानी आसान होती हैं. तो we are taking these. फिर हमने बोला था कि जैसे एक प्रोसेस है लाइटनिंग का जिससे nitrogen gets, so I will show lightning here, and इससे जो है नाइट्रोजन के नाइट्रेट्स बन जाते हैं. वन प्रोसेस जिससे नाइट्रोजन गेट्स फिक्स्ड. सो आई एम शोइंग नाइट्रेट्स बाय दिस. एक यहाँ से N निकाल के उसके ऊपर 3 रेड एटम्स दिखाए हैं ऑक्सीजन के. सो रेड एटम्स आर शोइंग ऑक्सीजन. So here's like the key which I am keeping here right now. I'll remove it. So red would be oxygen, white would be hydrogen, and yellow would be carbon. So nitrogen से nitrate बना. So this is to show nitrate. I have put in 3 oxygens. फिर उसके बाद then हमने बोला था कि जो soil में rhizobium बैक्टीरिया होते हैं वो अमोनियम आयंस बनाते हैं. तो हम अमोनियम भी अब यहाँ पे रखेंगे. सो अमोनियम बनाए इन राइजोबियम बैक्टीरिया ने. सो
N लेके वहां से N में 4 हम हाइड्रोजन डालेंगे, तो 4 लगा दिए, so that we have nitrogen has been converted into ammonium ion. और ये राइजोबियम बैक्टीरिया है, और इसके अलावा मतलब खाली राइजोबियम ही नहीं, लाइक आई वाज सेइंग अनदर फ्री लिविंग बैक्टीरिया आल्सो डू दिस. और बैक्टीरिया को दिखाने के लिए हम ऐसे कुछ कलर्ड ऑब्जेक्ट्स ले लेते हैं. सो आई एम टेकिंग राइजोबियम को दिखाने के लिए मैंने यहाँ राजमा के दाने डाले हैं. ये दूसरे फ्री लिविंग बैक्टीरिया के लिए आई एम पुटिंग सम अदर पत्तियां टू शो दूसरे free living bacteria. So these bacteria are converting this free atmospheric nitrogen into ammonium, और अमोनियम को नाइट्रेट में कन्वर्ट करने वाले अब हैं नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया. फ्री लिविंग बैक्टीरिया anyway, अब we have now nitrifying bacteria which will, as you can see, nitrifying means removal, addition of oxygen. So इसमें से 4 या हाइड्रोजन निकाल के ऑक्सीजन अटैच कर दी गई है, एंड इसको आई एम शोइंग थ्रू. So these are nitrifying bacteria which have converted this into ammonium into nitrate. So soil में as you are seeing कि lightning से आई nitrates, या फिर बैक्टीरिया ने पहले राइजोबियम और फ्री लिविंग बैक्टीरिया ने अमोनियम बनाया पहले, और अमोनियम को नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया ने नाइट्रेट्स में कन्वर्ट कर दिया. नाउ प्लांट्स कैन एब्जॉर्ब बोथ ऑफ दीज. सो प्लांट्स विल अब्जॉर्प्शन फ्रॉम रूट्स से प्लांट्स ने इनको लेके अपने प्रोटीन्स बनाए. सो आई विल क्या हुआ? क्या वो हो गया, फ्रीज हो गया? So looks like I will have to start my phone. Yeah, will you start? I'm starting the phone Wi-Fi just to see if it improves, because it's become frozen. What will be the name iska? अभी नहीं आया. टैब क्रैश हो गया. अच्छा, टैब की इमेज नहीं आ रही, तो एक बार टैब को बंद करके फिर से ऑन करना. मतलब अगर बंद हो जाता है तो नहीं, तो ऊपर हम एक फोन रख दें, इसको रख दें. ये यहीं पे फ्रोजन है अभी तक. तो मैं क्या करूं, मीटिंग बंद करके वापस चालू? नहीं, अब ठीक हो गया. हाँ, अब ठीक हुआ है. अब इसको ठीक से फिक्स करना पड़ेगा. हाँ, इसको रोटेट करना पड़ेगा. मतलब रोटेट का मतलब ऐसे घुमाना पड़ेगा. हाँ, थोड़ा सा जूम कम करना पड़ेगा. Friends, is the board visible to you? Yes, ma'am. ये हटा देना.
So what I was showing was that once ammonium and nitrates have entered the soil, now plants can absorb them through their roots, right? और उसके साथ ही फिर plants can now make their proteins. So proteins के लिए proteins के लिए we have just made a random block जिसमें मतलब you can see कि नाइट्रोजन तो है, the black block is नाइट्रोजन, उसके साथ ऑक्सीजन भी है और हाइड्रोजन भी है और नाइट्रोजन सॉरी ऑक्सीजन कार्बन एंड हाइड्रोजन तीनों हैं और साथ में नाइट्रोजन भी है. So this is, plants have created their own proteins out of this absorbed stuff, मतलब absorbed nitrogen, and to which animals will eat, and animals will make their own proteins. So animal proteins के लिए there is another block. So animals have made their own proteins. So they look different from plant proteins, but they have made their own proteins. अब both of these now, तो मतलब नाइट्रोजन यहाँ से आपके सॉइल से इनके बॉडीज में पहुँच गई. अब how will it get back to the environment? Will be through the waste that both of these produce. So waste, and जिसके ऊपर decomposers will work. So I'll show it here. तो मेरे पास थोड़ी जगह की कमी है. So waste decomposition, actually I shouldn't show it here, sorry. Because the waste decomposition gives actually, so यहीं पे दो अलग अलग कलर्स के बनाती हूँ. पहला तो था कि ये एब्जॉर्प्शन है, प्लांट्स ने लिया अमोनियम एंड नाइट्रेट, और अब दोनों ने वेस्ट छोड़ा. सो दैट वेस्ट, इनका जो वेस्ट है और डिकम्पोजर्स ने वेस्ट और ने इसको डिकम्पोज करके इन दोनों का वेस्ट goes back to soil as ammonia. So this is, यहाँ पे मेरे पास थोड़ी जगह कम है, but this is, इसको और स्टार्ट करना, इन दोनों का waste and dead bodies both. So whenever I am saying waste, it means dung and urine, etc., but also all the dead material. So decomposers convert it into, these decomposers are also bacteria which convert it into, bacteria and fungi both, which convert it into ammonia. So ammonium, जैसे आपको ध्यान है ना कि यूरिन से भी अमोनियम निकलती है, सो अमोनिया निकलती है रादर. सो इनके वेस्ट को डिकम्पोज करके सॉइल में मोर अमोनियम एडेड, एंड देयरफॉर एंड दिस अमोनियम गेट्स कन्वर्टेड इनटू नाइट्रेट. तो इसलिए सॉइल की का एनरिचमेंट इस वेस्ट से भी होता है. प्लांट वेस्ट, एनिमल वेस्ट या उनकी डेड बॉडीज से भी सॉइल में अमोनियम पहले बनता है, उसके बाद नाइट्रेट बनता है, which plant can once again absorb. So this is a two-way process. इनका वेस्ट गिविंग दिस एंड इनका और इनके वेस्ट से ही जो अमोनियम बना और नाइट्रेट बने being absorbed by plants. And lastly, there is there are now जो अब सॉइल में जो ये नाइट्रेट हैं, इसको वापस एयर तक पहुंचाने वाले डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया हैं.
denitrifying bacteria है, which I can show through something else. So denitrifying bacteria again living in soil. So ये इन nitrates को reconvert करके free nitrogen में ये denitrifying bacteria पहुंचा देते हैं. So this is the complete nitrogen cycle, and you can see how it's functioning. And see, this is a little more complicated than carbon cycle, but we have tried our best to simplify. ये समझनी काफी मुश्किल होती है और जिस तरह से ये टेक्स्ट बुक में जनरली दी जाती है, it's pretty hard to understand. In fact, जो NCERT टेक्स्ट बुक में दी हुई है वो तो बिल्कुल ही समझ नहीं आता. उसमें तो कुछ भी, उसमें खाली बस नाम दे दिए हैं और अजीब ये एरोस बने हुए हैं, सर्कुलर एरोस, एंड जस्ट सर्कुलर एरोस बना के अज्यूम कर लिया गया है कि सब कुछ समझ में आ जाएगा. So now if you have any questions on this, you can ask, and what I can also do is I can show the diagram, इसका जो neater diagram बना हुआ है screen पे. Can you see my screen? So as you can see, इस screen पे भी वो सारी चीजें, ये यहाँ पे बस खाली pink वालों का नाम नहीं लिखा है. Pink वाले are rhizobium bacteria, ये free bacteria हैं, lightning है. So you can see lightning builds nitrates, free bacteria and rhizobium make ammonium, and ammonium gets converted to nitrates through nitrifying bacteria. Ammonium nitrates both are getting absorbed by plants. अच्छा, ये इसलिए गड़बड़ हो गया, मैंने plants को ऊपर बना दिया था, इसलिए I had trouble adjusting it. Plants should have been below, but doesn't matter. So plants absorb both of these through roots and also give back, both animals and plants give back ammonium through their wastes. Of course, nitrates are given back by denitrifying bacteria. So have a look at this. Think for a while if there are places where you have not understood. Did this become clear to you? Yes, ma'am. खाली निधि ही बोलती, और कोई नहीं बोलता. बाकी क्लास की 40 लोगों का क्या हुआ? Does this sound too complicated? No, ma'am. So I am nearly reaching the end of my session, but there's just one more thing I want to talk about. So I'm like stopping this share. इसको वीडियो बंद कर दूं. So we have a few more minutes left. So I hope you have understood all this. See, I agree that nitrogen cycle is a little more complicated than carbon cycle, but we tried that we can explain it through processes that we see around, and deliberately we took blocks for nitrogen so that you can see that block moving all over. And in fact, I mean, if you do it slowly, you can take the same block, remove hydrogen, add oxygen to show that you are doing nitrification. So more oxygen added means nitrification. Then taking out oxygen means denitrification and all that. So this is kind of deliberately designed in such a way, this pedagogy, to explain how the nitrogen remains consistent through all these processes and passes on from one place to another, like that. So if there is any question, you can ask.
Otherwise, there's like just one more thing I want to add before we finish this session. Any questions? Okay, so then I will just add somebody, yeah, so I'm just adding the last thing I wanted to show, which is the harm that happens, problem of excessive nitrogen in soil due to human intervention. Because we put so much of urea and fertilizer, and particularly, I mean, like the fertilizers humans add are primarily NPK, so nitrogen, phosphorus, and potash. Out of that, if N or N containing fertilizer is much more, then what happens is plants become excessively green, almost an artificial green color, but they also become prone to disease. If they get extra nitrogen, the growth will be a lot of green growth, but they get prone to disease. It's not necessary that the grains or fruit will be more. Only the leaves will be much more. So more nitrogen means more vegetative growth, I mean leafy growth, but not necessarily good fruit or seeds or flowers. Second, one problem which is a direct result of this excessive nitrogen is this. When from fields, agricultural fields, water flows to ponds and lakes and rivers and then to the sea, because of excessive nitrogen, ponds fill up, or like water bodies fill up with algae, excessive algae, too much algae, and the water becomes completely green. This is called eutrophication. It's not healthy for the pond, and beyond the point, too much eutrophication means all animals start dying here. I mean, the pond animals start dying, fish and other animals start dying. So there's sudden death of a large number of animals. And in fact, I was reading about this. It seems like because that was in a US book, so I don't know in India, but like the big rivers, Mississippi River and Colorado River, these big rivers carry so much nitrogen to the sea that there's a vast area in the sea, at the mouths of the river, where there is no fish are left, no sea creatures, no marine animals are left, because too much algae is there, too much green water, but no living beings. All marine life gets destroyed because of, and this is seasonal. It depends on what crops are being sown and uh, how much nitrogen flows into the sea. So now they are trying some methods to stop that damage from happening. But this is what happens when nature's balance is not kept in mind. Then there are other kinds of problems that emerge out of it.